हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। चलिए, तो जहां पर कल रोका था सेशन को वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये स्क्रीन पे कल का टॉपिक है। कल सबसे लास्ट में 10a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट बनाया था और उस रिजल्ट की हेल्प से 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c ये जस्टिफाई, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो मैंने मार्क किया है ये मेन रिजल्ट है और इस रिजल्ट के सुपर केस के रूप में जो रिजल्ट हमें मिला था वो इसके नीचे लिखा है। सबसे बॉटम पे देखिए, ये है 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो रिजल्ट हमने बनाया था 10a प्लस बी प्लस सी, जो ऊपर दिखाई दे रहा है हाईलाइट किया हुआ है, ये रिजल्ट ए बी सी की किसी भी वैल्यू पर एप्लीकेबल। इस रिजल्ट को लगाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें आप ए बी सी तीनों एंगल को कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट इसके सुपर केस के रूप में ये आया है हमारे सामने, ये केवल एक ट्रायंगल के लिए। ये लिखा है मैंने साथ में कि फॉर ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि आप ध्यान दें इस रिजल्ट को बनाते समय मैंने ए प्लस बी प्लस सी को 180 डिग्री अप्लाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी को जब मैंने पाई अप्लाई किया तब ये रिजल्ट प्रूफ हुआ। तो क्योंकि ये रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी को पाई रख के निकला है, इसीलिए ये रिजल्ट इस पे। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था। ये रिजल्ट हमने कल बना लिया था, लास्ट रिजल्ट। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमने रखा हुआ है स्क्रीन पे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स in a triangle ABC in terms of tan theta where theta is an angle of triangle। यानी अगला रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसा जो tan थीटा के टर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर थीटा में उस ट्रायंगल के किसी एंगल को बोल रहा हूं। तो क्या मतलब, एक बार समझ लें। सम आईएमपी रिजल्ट्स इन ए ट्रायंगल एबीसी इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, थीटा इज एन एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये मैंने हेडिंग डाली है। तो समझे, अगर tan के टर्म में रिजल्ट लाना है तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए समझिए। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो ट्रायंगल एबीसी के नाम से जाना जा रहा है। तो ये बात क्लियर है कि ए, बी और सी इन तीनों एंगल्स को जोड़ के पाई। अगर एक ट्रायंगल की बात चल रही है तो भाई सिंपल सी बात है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो पाई हो, ठीक है ना। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो फिर बड़े आराम से हम ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख पाएंगे। क्लियर सी बात है, ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिखा जा सकता है। दो एंगल का सम पाई माइनस थर्ड एंगल के बराबर होगा और तब जो दोनों साइड टर्म्स बनेंगे, एक तरफ ए प्लस बी बनेगा, एक तरफ पाई माइनस सी, तो हम दोनों तरफ 10 वैल्यू लेकर के उसको आगे बढ़ा पाएंगे। कैसे, मैंने क्या बोला समझिए। अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है किसी ट्रायंगल के लिए तो ए और बी का जो सम होगा वो पाई माइनस सी हो जाएगा और फिर दोनों तरफ 10 अगर हम लेंगे या 10 वैल्यू लगा देंगे बोथ साइड, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं और फिर 10 ए प्लस बी को 10 पाई माइनस सी लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए जो लेफ्ट में 10a प्लस बी है वो बन जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10, लेफ्ट टर्म ये बनेगा, है ना। और राइट टर्म बन जाएगा 10 पाई माइनस सी जो कि हो जाएगा माइनस 10c। ये मैंने कैसे लिखा एक बार समझ लीजिए। हमने एक नियम पढ़ा था जिसमें दो स्टेप शामिल किए थे, एक तो एक्ट का नियम ACTS और दूसरा मैंने बताया था चेंजेस का रूल, 90 डिग्री का चेंज, 180 का चेंज और 360 का चेंज। तो इन दो नियमों के बेस पे हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारा सवाल है 10 पाई माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, 10 पाई माइनस सी यानी 10 180 माइनस सी, और हमने पढ़ा था 180 माइनस इस पार्ट को रिमूव करके एंगल को छोटा करने के लिए कोई चेंज नहीं, यानी 10 पाई माइनस सी 10 सी बने। और क्योंकि ये पाई माइनस सी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, आप समझ सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट 180 पर एंड होता है और ये 180 माइनस सी यानी 180 से कम है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी साइन के हाउस में आएगा। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में जो सामने बना है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करता है। तो अगर हम 10 के लिए लिखेंगे तो माइन, तो ये आंसर। दो बातें पता करनी पड़ती, मैंने बताया था। एक तो आपको ये पता करना पड़ता है कि 90, 180 और 360 में कौन सा रास्ता आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूटे, और दूसरा ये पता करना पड़ता है कि जो साइन मिलेगा हमारे फंक्शन को वो। तो यहाँ पर जब एक्ट के नियम से साइन पता कर रहा हूं तो माइनस आ रहा है, और 180 का चेंज है तो नो चेंज। आपको पता है 180 का रूल है नो चेंज, 360 का रूल है डायरेक्ट रिमूव इट, 90 का रूल है साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कोसेक और को, ठीक है ना। तो दोनों नियमों के बेस पे ये माइनस 10c बना। और अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इसे तो ये क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू माइनस 10c और इसकी तरफ आ जाएगा 1 माइनस 10a 10, यानी जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट का वो राइट में आ गया। और थोड़ा मुझे बस अब इसको सॉल्व करना है, तो देखते जाइए क्या बनेगा। ये बन जाएगा 10a प्लस 10b इक्वल टू माइनस 10c माइनस माइनस प्लस 10a 10b 10c। ये आपका एक्सप्रेशन। अब बड़े आराम से आप इस माइनस 10c को वहां भेज के 10c बना सकते हैं। तो ये हो गया 10a प्लस 10b प्लस 10c बरोबर 10a 10b
10c। हालांकि ये पुराना ही रिजल्ट है, बट ठीक है, आज हम नए सिरे से अलग टेक्निक से निकाल रहे हैं, तो जो जो निकल पाते सब बना लेते हैं। आप देखिए, इस रिजल्ट को हमने ऊपर भी बनाया था। जब कल का रिजल्ट हमने प्रूव किया था 10a + b + c = 10a + 10b + 10c - 10a 10b 10c अपॉन 1 - 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a, तो उस रिजल्ट में a + b + c को पाई लगा के भी सुपर केस के रूप में ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट कल भी एक बार निकल चुका है ना, और यही रिजल्ट आज फिर से निकल रहा है। कल हमने दूसरे तरीके से निकाला था राज भाई, और आज इसको हमने a + b + c को पाई मान के और पाई - c वाले मेथड, कल इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था। अच्छा, इस मेथड को सीख के फायदा क्या है ना, कि अगर मान लीजिए कभी कोई बच्चा इस फॉर्मूले को रिमेंबर ना करे, उसने कहा बड़ा लंबा है, मैं नहीं याद कर रहा इतना लंबा फॉर्मूला, तो बिना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए वो इस मेथड से इस रिजल्ट को निकाल पाएगा। इसलिए इस रिजल्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस। ये मेथड जो है, इस मेथड में हम किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर, हम सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगा, ठीक है ना, तो ये मेथड भी एक ठीक ठाक मेथड मानी जा सकती, ठीक है ना। चलिए, एक रिजल्ट और बनाता हूँ। 10 के टर्म्स में बात चल रही, तो एक और टर्म बनाते हैं। देखिए, यहाँ शुरू से समझिएगा ध्यान से। अगर एक ट्रायंगल की बात चल रही है, तो भैया ABC का सम पाई हो, ठीक है ना। ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? साउंड को लेके कोई दिक्कत हो रही है क्या आज राज? एक बात बताइए पहले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साउंड कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है साउंड? हालांकि क्रिस्प तो ऑन है, एक बार कंफर्म कराएंगे प्लीज, साउंड ओके है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? इंटरनेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बस कंफर्म करना है मुझे। इंटरनेट सही अगर चल रहा होगा तो साउंड प्रॉपर आएगी। राज जल्दी से आंसर दे पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, चलिए ठीक है। चलिए, तो a + b + c का वैल्यू है पाई, a + b + c का वैल्यू पाई है, और डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो a + b + c का वैल्यू पाई है। अब एक रिजल्ट तो हमने बना लिया, a + b + c को पाई लेके पाई - c बना के सॉल्व कर लिया, ठीक है। दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। अगर a + b + c पाई है, तो 2 से डिवाइड करने पर हाफ एंगल्स के टर्म में मुझे मिलेगा a/2 + b/2 + c/2 इज π/2, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट बना ABC में। अब a/2 b/2 c/2 में क्या बनेगा देखते हैं। तो भैया सेम रिजल्ट बन गया, a/2 + b/2 = π/2 - c/2, और अब दोनों तरफ 10 ले लिया, तो ये हो गया 10a/2 + b/2 = 10 π/2 - c, ठीक हो गया। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है 10a/2 + b/2, ये बन गया 10a की जगह a/2 + 10b की जगह b/2 अपॉन 1 - 10a/2 10b/, ठीक है ना, इक्वल टू आ गया 10 π/2 - c/2, दैट इज cot 10 π/2 - c/2 cot c/2। ये रिजल्ट 90 का रूल है, तो 90 में 10 cot बनता है, और आपको पता है कि 90 - थीटा जो एंगल है वो तो महात्माओं का घर। 90 - थीटा का मतलब होता है, अगर हम एक्ट का रूल लगाएं, तो भैया जो पहला क्वाड्रेंट है A फॉर ऑल, सबके लिए है। तो 0 से 90 के बीच में कभी कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निगेटिव नहीं होता है, तो ये तो पॉजिटिव, ठीक। अब cot c/2 को 1/10 c/2 लिख देता हूं, लगे हाथ यहीं पर लिख देता हूं, एक लाइन बच जाएगी लिखने की। अब डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं इसको और इसको। तो कंपेयर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 10 c/2, जो बॉटम से जाएगा उस तरफ, और उधर पहले से इसका वेट लेफ्ट में कर रहा है 10a/2 + 10b/2, ठीक है ना, और राइट साइड आ जाएगा 1 - 10a/2 10b/2। मैंने क्या क्या किया एक बार समझ तो लो। cot c/2 को हटा दो एक पल के लिए बीच से, अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी तकलीफ हो रही तो मैं इसको हटा देता हूं, फिर पुनर्जीवित कर दूंगा, अभी हटा दो। अब डायरेक्ट ये इसके बराबर है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बच्चों, ये वहां चला गया, ये सिंपल, ये वहां गया, ये यहाँ। बचपन से करते हैं यार। अब जो गायब किया था उसको वापस ले आते, ये cot c/2 उड़ाया था, वापस ले आया, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बन जाएगी 10 c/2 10a/2 + 10 c/2 10b/2, और इस तरफ आ जाएगा 1 - 10a/2 10b/, ठीक। अब ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ये भी लेफ्ट में भेज देते हैं, और सिमेट्री के साथ अगर इसको लिखें बड़ा खूबसूरत दिखाई देगा। ये बन जाएगा 10a/2 10b/2, ये वो है जो मेहमान आया है राइट से लेफ्ट में। बाकी दो जो पहले से ही मेजबान है यहाँ, वो कौन है, 10b/2 10c/2, और एक है जो सबसे आगे लिखा है 10c/2 10a/2। अब मैंने इनको ऑर्डर में लिख दिया है ना, ऑर्डर में लिख दिया, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कम्यूटेटिव होता है एडिशन। तो 10a/2 + 10a/2 10b/2 + 10b/2 10c/2 + 10c/2 10a/2 इक्वल टू आपका ये क्या बन गया, देखें ये बन गया आपका 1। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको नोट। तो 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2 10c/2 10a/2, इन तीन टर्म का जो सम है वो 1 है ना। क्या लुक है, 10a/2 10b/2 + 10b/2 10c/2 + 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1।
ये आपका रिजल्ट, ठीक। तो ये खास रिजल्ट हैं जो लिखे जाते हैं 10 के टर्म में किसी ट्रायंगल के ऊपर। तभी मैंने हेडिंग का नाम रखा सम आईएमपी रिजल्ट्स ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो जब आप एग्जाम में जाते तो इन रिजल्ट्स पर भी फोकस। एक रिजल्ट करॉल बना था, याद कीजिए, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इक्वल टू 1। दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले बना था, ये देखिए, cot B cot C cot A cot B का सम। तो दो रिजल्ट तो कल से बन रहे हैं, लेकिन जब प्योरली किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्ट बनाने की बात आए तो 10 के टर्म में दो ऐसे रिजल्ट जो परीक्षाओं में काम आते हैं वो आपके साथ। एक है tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B tan C, और एक रिजल्ट है आपका tan A by 2 tan B by 2 प्लस tan B by 2 tan C by 2 प्लस tan C by 2 tan A by 2 बराबर। एक बात यहाँ पर और मैं बता देना चाहता हूँ, इस रिजल्ट का एक सुपर केस और देखिए। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल के लिए बात की, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी को पाई बोला, ठीक है ना। आप गौर कर रहे हैं मेरी बात, ठीक। अब a प्लस बी प्लस सी को पाई बोल के साहब मैंने अगली लाइन में पाई माइनस सी बना डाला इसको, और हम जानते हैं 10 पाई माइनस सी माइनस 10 सी बन। अब एक खास बात यहाँ पर और बताता हूँ, इसके नीचे बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुपर केस की बात करते हैं। सुपर केस का मतलब होता है उसके ऊपर कुछ और नया। तो सुपर केस फॉर फर्स्ट रिजल्ट, सुपर केस फॉर फर्स्ट रिजल्ट। कौन सा फर्स्ट रिजल्ट? जिसमें हमने a प्लस बी प्लस सी को पाई बोला था। अब एक बात गौर करिए, a प्लस बी प्लस सी को पाई बोल के हमने a प्लस बी को पाई माइनस सी बोला, प्रोसेस को आगे बढ़ाया, 10 लिया दोनों तरफ, ठीक। एक बात यहाँ पर गौर करिए, अगर ये पाई ना हो के बच्चों पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ये n पाई होता, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर लिख देता हूँ, अगर ये n पाई फॉर्मेट में होता तो क्या कंडीशन बनती समझिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई, ठीक है ना, और उस समय आप सी को उस तरफ भेज के इसको जमाते तो बनता a प्लस बी बराबर n पाई माइनस सी, ऐसा फॉर्मेट बन जाता, ठीक है ना। a प्लस बी बराबर n पाई माइनस सी बन जाता, जैसे 5 पाई माइनस सी, 6 पाई माइनस सी, 10 पाई माइनस, या निगेटिव पाई माइनस सी होता तो उसको भी चेक कर लेंगे एक बार कि क्या उसके लिए भी फिजिबल है। अगर निगेटिव n पाई माइनस सी करके, जैसे माइनस 180 माइनस सी होता तो कौन से क्वाड्रेंट को पकड़ता है, ये भी चेक कर लीजिए। माइनस 180 माइनस सी इधर पे आए तो भी इस रूल को फॉलो करता, समझिए ना। यानी n की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू सब पर एक कुछ खास रिजल्ट बन सकता है। तो मैं क्या करूं, मेरी बात सुनिएगा। सुपर केस फॉर फर्स्ट रिजल्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू n पाई हो जाए, पाई होने के बजाय, अगर ट्रायंगल में होगा तो वहां मैंने कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल पे समझा रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल चुप रहा। मैंने ट्रायंगल पे ये रिजल्ट बनाया, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल इन ट्रायंगल एबीसी, लिख देता हूँ भाई आगे। और ये जो दूसरा रिजल्ट आप लिख रहे हो ना, इन ट्रायंगल एबीसी, मजबूरी का नाम जरूर आगे से लिख ले, क्योंकि आप केवल ट्रायंगल पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली एबीसी कुछ भी लगा दिया और कहा सर रिजल्ट लगा लूंगा। ये रिजल्ट केवल तभी एप्लीकेबल है दोनों जब आप ट्रायंगल की बात, क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत में ही आपने ये कसम खा ली। कैसे शुरुआत कर रहे हैं दोनों, आपकी पहली लाइन ही कंफर्म करा दे रही कि आप ट्रायंगल पे बात, इसलिए हेडिंग का नाम है ट्रायंगल पर 10 के दोनों रिजल्ट 10 पर बने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम ट्रायंगल से थोड़ा बाहर निकल आए, हमने कहा नहीं ट्रायंगल की बात नहीं चल रही, मान लो 3 एंगल है एबीसी और इस तरह के एंगल है कि इनका सम जो है वो n पाई के बराबर है, ठीक है ना। अगर इन तीनों का सम n पाई के बराबर है तो a प्लस बी को n पाई माइनस सी बोलेंगे, और अब अगर मैं इसके दोनों ओर 10 लूं तो ये बन जाएगा 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 n पाई माइनस। अब गौर करिए, कहानी अब ऐसे बन, 10 a प्लस बी बराबर 10 n पाई माइनस। अब गौर करना मेरी बात, 10 n पाई माइनस सी कि जब आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं। देखिए क्या कंडीशन बनेगी, जब ये केवल 10 पाई माइनस सी था तो ये माइनस 10 सी। आपको पता है 180 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं। आपको पता है 10 180 माइनस थीटा 10 ही रहेगा। साइन क्या मिलेगा वो बात की बात है, वो तो एक्ट से डिसाइड करेंगे, कार्टेशियन और जो क्वाड्रेंट प्लेन्स होते हैं उनसे पता करेंगे पॉजिटिव आएगा कि नहीं। लेकिन 180 में नो चेंज वाली बात आप जानते हैं। तो जब आप 10 n पाई माइनस सी को सॉल्व करेंगे तो सिचुएशन क्या क्या बन सकती है, देखिए ये क्या क्या हो सकता है आप समझिए। ये है सबसे पहला पॉसिबल होगा 10 पाई माइनस, इसके बारे में तो चर्चा कर ही ली कि ये माइनस 10 सी होता है, ठीक। अगर ये बन जाता है 10 2 पाई माइनस सी, तो आपको पता है 2 पाई को सीधे रिमूव करने का रूल, 360 को उड़ा दिया जाता, तो 360 को उड़ाने के बाद ये बनेगा 10 माइनस सी एंड दैट इज 10 सी विद माइनस। यानी कुल मिला के मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी बात समझे आप, कि अगर आप एक्ट के नियम पर ध्यान दें, अगर आप इस एक्ट के नियम पर ध्यान दें ACTS, तो जो 180 माइनस सी एंगल है वो इस क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पर रहता है, पाई माइनस सी। अच्छा अगर मैं इनकी जगह 2 लगाता हूं तो ये बनेगा 2 पाई माइनस सी, यानी 360 से थोड़ा सा कम। तब ये रिजल्ट मेरे बच्चों घूम के यहाँ से थोड़ा पीछे यानी यहाँ कहीं रहेगा। और जब मैं लगाऊंगा 3 पाई माइनस सी, तो फिर से सुनिए 3 पाई माइनस सी में कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये 2 पाई पूरा करके भैया 3 पाई पे पहुंच के थोड़ा पीछे आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं बनेगा। तो
अगर आप n की जगह 1 2 3 या -1 भी लगा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप n की जगह कोई भी इंटीग्रल वैल्यू अगर लगाएंगे तो ये जो n पाई माइनस c है ये हमेशा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को ही पिक करेगा। इसका मतलब हर स्थिति में इसकी वैल्यू नेगेटिव, हर स्थिति में इसकी वैल्यू माइनस इफ n इज पॉजिटिव। नहीं, इफ n एक मिनट राज क्या बोल रहे हैं आप, क्लियर, ऑलवेज नेगेटिव इफ n इज पॉजिटिव। नो नो नो, इन ऑल केसेस इट। देखिए कैसे मैं बताता हूं, अगर आप n की जगह -1 लगा दे, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं भैया। तो अगर -1 लगा देते तो ये बन जाता 10 माइनस पाई माइनस सी, 10 माइनस पाई माइनस सी। और इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हैं 10 में माइनस कॉमन लेके पाई प्लस सी। और आप जानते हैं 10 के लिए माइनस बाहर निकाल देने की प्रथा है भैया, केवल माइनस को अपने अंदर इलिमिनेट करने का पावर कॉस और सेक के पास है। माइनस बाहर गया और अब ये पाई प्लस सी जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई से बड़ा। थर्ड क्वाड्रेंट तो अपना खुद का मकान है 10 का, तो ये तो बन जाएगा 10c। लेकिन जो ऑलरेडी माइनस बाहर जा चुका वो तो रहेगा ना। तो मेरे बोलने का मतलब समझे, मैं कह रहा हूं n की जगह आप 1 लगाइए और अगर मन कर रहा है तो -1 लगाइए, 2 लगाइए, मन कर रहा है तो -2 लगा। आप n की जगह कुछ भी लगा, चाहे पॉजिटिव लगाइए चाहे नेगेटिव लगाइए, इसको आना तो नेगेटिव ही, इसको नेगेटिव ही आना है। हर स्थिति में ये माइनस पे ही आउटकम देगा, किसी भी स्थिति में ये। ठीक, तो मैं क्या बताना चाह रहा था समझिए, ये सब मैं बीच से इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये फिर बाद में डिस्टर्ब करेगा, कभी देखोगे तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, डिस्कशन हो गया, अब खत्म करते हैं इसको। अब सुनिए, तो अगर n की जगह कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हम लगाते हैं तो हम समझ जा रहे हैं कि ये जो टर्म है ये हर हालत में सॉल्व होके -10c ही बनेगा, जैसे ये ऊपर बन रहा था, ऊपर भी ये -10c बन रहा था। तो कहने का मतलब है कि ट्रायंगल पे जब आप कर रहे थे तभी भी -10c बन रहा था, और अब मैं इसको इतनी फ्रीडम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ भी लगा ले भैया इनकी जगह 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू पर ये क्या बन रहा है, जीरो भी लगा लो, ये बना जीरो भी लगा लोगे तो ये 10 -c यानी -10c। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो जाए तो उस केस में भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल होने जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये बच जाएगा -10c बराबर 10a प्लस बी। अब 10a प्लस बी को जब मैं ओपन करूंगा तो सुनिए ना क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो अदर कंडीशंस फॉलो कर देते, सब नहीं होते ऐसे, ठीक है ना। तो अब अगर वही कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी भाषी लोग पक्षांतर कहते हैं, तो -10c प्लस 10a 10b 10, मैंने इस तरफ भेजा डिनोमिनेटर को और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब भैया आपको जो मिल रहा है वो सुन लीजिए, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, and now there is no need to say that it is applicable on a triangle, क्योंकि अब मैंने ट्रायंगल की कोई रिस्पेक्ट नहीं, अब तो मैंने a प्लस बी प्लस सी को n पाई लगाया है, 5 पाई 10 पाई 15 पाई 20 पाई 1000 पाई जो मन कर रहा है लगा लो, 0 पाई लगा दो, तो उस केस में भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। तो इस रिजल्ट के आगे से इसलिए अब मैं ट्रायंगल वाला टैग जो मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, इनर ट्रायंगल अब लिखने, अब हम समझ चुके कि ये रिजल्ट हर उस केस में एप्लीकेबल होगा जहां पर एबीसी का सम पाई का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल, और इंटीग्रल मल्टीपल में 0 पाई को भी गिना जाएगा, हम पुष्टि कर चुके हैं, देख चुके हैं उसको, ठीक। तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल है किसी भी एन पाई वाले के, ये सुपर। अब ऐसा नहीं कि इसको देखा तो खूब खुश हो गया, हर केस में यही होता होगा, ऐसा नहीं है बेटे। हो सकता है दूसरे पे ये केस एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि यहाँ आपने a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 को π/2 कर दिया है। अब π/2 करने के बाद सिचुएशन इसको मेंटेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कोई गारंटी, करके देख ले क्या एक बार, a प्लस बी प्लस सी को पाई की जगह 2 पाई लिख के देख लेते हैं, चलो ट्रायंगल की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, करके देखते हैं ना, करके देखने में ही पता लग गया क्या क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी को 2 पाई मान लिया और अब हाफ कर दिया, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर पाई। मैं बता क्या रहा हूं पहले एक बार समझ लीजिए, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि जिस प्रकार जो पहला रिजल्ट था, अभी हमने 10 के टर्म में 2 रिजल्ट डिस्कस किए, पहले आप थीम को पूरा समझ लीजिए अच्छे से। टॉपिक का नाम था SEMI-MP रिजल्ट्स इन द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ठीक। 2 रिजल्ट निकाले, मैं पहला रिजल्ट पहले ट्रायंगल के लिए निकाला, लेकिन बाद में ये खबर मिली कि भैया ट्रायंगल जरूरी नहीं है, n पाई मल्टीपल में ही एप्लीकेबल है। अच्छा, हमने यही प्रॉपर्टी दूसरे में भी चेक करनी, हमने कहा तू भी तो इसी परिवार का है, क्या तू भी इस रूल को फॉलो करेगा, इससे पूछा ये ग्रीन वाले से, इस भाई तू भी क्या n पाई पे फॉलो करेगा इस रूल को। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी को पाई न लिख के 2 पाई लिख, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एबीसी का जो सम है वो पाई का मल्टीपल है लेकिन पाई नहीं है, कुछ और, ठीक। तो इस केस में a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 पाई हो जाएगा। अब ये बन गया a/2 प्लस b/2 इक्वल टू पाई माइनस c/2, ठीक है। और अब अगर दोनों तरफ 10 ले लूं तो बन जाएगा 10 a/2 प्लस b/2 बराबर 10 पाई माइनस c/2। मुझे लगता गई भैंस पानी में नहीं, आपको लग गया होगा, आप लोग भी समझ गए होंगे, कॉट आउट आने वाली स्थिति आ रही है ना। कॉट आउट आने वाली स्थिति कैसे आ जा रही, देखिए ये बन जाएगा 10a/2
प्लस 10b/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a/2 10b/2, ठीक। और इस तरफ जो 10 पाई माइनस c/2 है ये बन जाएगा माइनस 10c/2। ये कैसे बना आप समझते हैं, क्योंकि 10 180 माइनस, दो रूल बताए थे, 180 डिग्री में नो चेंज, 180 डिग्री का रूल है, जब वो एलिमिनेट किया जाता तो नो चेंज, और बाकी साइन का पता करते हैं ACTS से, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। तो अगर कोई मुझसे कहेगा 10 180 माइनस c/2 के बारे में कुछ बोलिए महोदय, तो सबसे पहले मैं 180 माइनस को एलिमिनेट करना चाहूंगा, और 180 माइनस एलिमिनेट करने का रूल क्या है, नो चेंज। तो 10 कहेगा मैं 10 बन के 10c/2 बन जाता हूँ। ये जो रूल हम लगाते हैं ये बड़े एंगल को एलिमिनेट करने के लिए, तो 180 माइनस एलिमिनेट हो गया, बन गया 10c/2। और एक्ट के नियम से अगर 180 माइनस c/2 की लोकेशन में ढूंढूं तो वो आएगी 180 से थोड़ा सा कम, यानी ये साइन का हाउस, तो एक माइनस मुझे देना पड़ेगा, ये बन गया माइनस 10c/2। और अब अगर इस टर्म को यहाँ भेजेंगे तो ये कुछ और। तो आपने गौर किया ना कि दिस सेकंड फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस बट फर्स्ट वन एप्लीकेबल। अब क्या रिजल्ट बना, वैसे तो देखा जाए तो ये भी एक सवाल बन गया, इसको पूरा ही कर लेते हैं, अब इतने तक पहुंचाए तो पूरा निकाल देते हैं। 10a/2 प्लस 10b/2 बराबर c/2 प्लस 10a/2 10b/2 10c/2। जो आया उसको अभी जस्टिफाई करूंगा। ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया 10a/2 10b/2 10c/2 का सम, और ये है इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी अब कुछ और ही प्रूफ। ये कौन सा रिजल्ट प्रूफ हो गया जानते हैं, पहला वाला, और होना ही था, पहला वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया जो कि होना ही था। कारण सुनिए, आपने a प्लस बी प्लस सी के सम को 2 पाई माना, तो जब आपने उसको आधा किया तो a/2 b/2 c/2 का जो सम आया वो पाई आ गया। और क्योंकि मेरे बच्चों तीनों एंगल का सम पाई आ गया है, इससे सिद्ध होता है कि जिस ट्रायंगल पर चर्चा चल रही थी उसके एंगल्स का नाम ABC नहीं था। इस सवाल में उसके एंगल्स का नाम a/2 b/2 c/2, समझे ना। a/2 b/2 c/2 को जोड़ के पाई आने में क्या समझू इसको, इसका मतलब जिस ट्रायंगल की कल्पना मैंने अपने मन में की उसका एंगल a/2 b/2 c/2। और अगर एंगल a/2 b/2 c/2 है तो हमने ये रिजल्ट तो पहले भी देखा है कि किसी ट्रायंगल के तीन एंगल के लिए 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c होता है। तो यहाँ पर एंगल का रोल a/2 b/2 c/2 प्ले कर रहे हैं, तो वही वाला रिजल्ट a/2 b/2 c/2 के फॉर्म में आ गया, वो तो आना ही था। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होगा और उसके बाद आप एंगल को हाफ एंगल में बदल के रिजल्ट निकालेंगे, तब तो ये आएगा मेरे बच्चों, तब तो ये आएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल पर ही आता है। लेकिन अगर आप a प्लस बी प्लस सी को 2 पाई मान के फिर आधा करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, वो नहीं आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर रिजल्ट में ये फीचर नहीं है जो फीचर पहले रिजल्ट। अंतिम बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट एक ट्रायंगल पे भी सच, जब a प्लस बी प्लस सी पाई हो तब तो ये सच है ही है। साथ में जब a प्लस बी प्लस सी 2 पाई हो, 3 पाई हो, 100 पाई हो, -50 पाई हो, तो भी ये रिजल्ट ट्रू है। ये रिजल्ट हर पाई के मल्टीपल केस में ट्रू है। बट ये दूसरा वाला रिजल्ट इसी परिवार का बच्चा है लेकिन इसका व्यवहार अलग। ये कह रहा मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तभी ट्रू हूं जब a प्लस बी प्लस सी का सम पाई है, अदरवाइज मैं ट्रू नहीं हूं। ये रिजल्ट बोल, ये तभी ट्रू है जब ABC का सम पाई। अगर आपने ABC के सम को 2 पाई या 3 पाई करने की कोशिश की तो ये गुस्से में आ जाएगा, ये कुछ और ही रिजल्ट बना देगा। अभी मैं 3 पाई करूंगा कुछ और नया बना देगा, 4 पाई करूंगा ऐसे बदलता चला जाएगा, माइनस प्लस के वैल्यूज में आगे पीछे कर, ठीक है ना। तो ये थे 10 के किसी ट्रायंगल पर बेस्ड, और जो ट्रायंगल से सीमा बाहर तक जा सकते थे उनको मैंने बता दिया, ठीक। अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं, बढ़ते जाइए, ये तो कंप्लीट हो गया। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन है आपके सामने एन इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी इन टेन थीटा इज एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, पिछले बार की तरह। और इनइक्वालिटी भी आपके सामने मैंने लिख दी है। इस इनइक्वालिटी को इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। भाई जो लिस्टिंग में तैयार करता हूँ, कई सालों से पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गए, तो बहुत सारे सवाल देखे कैसे आते हैं एग्जाम में, एग्जाम किस तरह के पूछता है, उस बारे में आइडिया लगा के आपके लिए मैं टॉपिक की लिस्ट तैयार करता हूँ। जो भी मुझे लगता है कि यार ये रिजल्ट अगर बच्चा याद कर लेना तो 20-25 सेकंड अपने बचा लेगा, तो ऐसे 25-25 सेकंड बचा के ना 5-10 मिनट बच जाते हैं। 5-10 मिनट बचने का मतलब होता है 3-4-5 नए सवाल हो जाते हैं ना, तो उसका बेनिफिट हाथ लगता है। और 25 सेकंड को छोटा मत समझा करें, क्योंकि ऐसी कोई जादू की पुड़िया नहीं आती है जो रात को खा ले बच्चा और सुबह फिर पेपर भयानक सा करे। ये 25-25 सेकंड बनाने की कला ही सीखनी पड़ती है पूरे साल में। ये थोड़ा थोड़ा जमा करके जो आदमी जमा करता है ना, इससे जब वो 4-5-10 सवाल की बढ़त बना लेता है तो रैंक 1 लाख कदम ऊपर जंप मार, ठीक है ना। तो थोड़े थोड़े टाइम बचा के, इसलिए जितना बता रहा हूँ सारे फॉर्मूलों की लिस्ट याद रखो, इनको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी सवाल में हेल्पफुल हो, ठीक है। चलिए ये तो पूरा हो गया डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे आते हैं। एन इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी इन टेन थीटा, ये रिजल्ट फिर से एक ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। साफ साफ लिखा है मैंने, थीटा इज एंगल ऑफ ट्रायंगल,
लेकिन एक बात साथ में मैंने और लिखी है, उस पर भी गौर करें। मैंने लिखा है एबीसी आर एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। एक ऐसे ट्रायंगल पर ही इस रिजल्ट की कल्पना हम लोग करेंगे जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो। ऐसा इसका रीजन है, एक्चुअल में इसका रीजन है बहुत बड़ा। एक ऐसे ट्रायंगल पर ही इस रिजल्ट की बात की जाएगी जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो, यानी उसको कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल का एक भी रिजल्ट ऑब्ट्यूस निकला तो इस तरह के रिजल्ट बोले नहीं जाएंगे, क्योंकि उस केस में जिस पैटर्न में इसको हम समझते हैं वो नॉन वैलिड हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसे सवाल कभी भी आप देखते हैं तो एक बहुत स्पेसिफिक थीम से इन्हें आगे बढ़ाया जाता है ना। इन सवालों को अगर शॉर्ट पैटर्न में समझना है तो इनका एक स्पेसिफिक मैनर होता है, उसी मैनर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तरीका सिखाता हूं, एक ऐसे तरीके पर बात करूंगा आप लोगों के सामने जो तरीका इस सवाल के अलावा 10 सवालों में और लगे कॉमन में, ठीक है ना। कभी भी इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन प्रूव कर, एक बहुत जरूरी फॉर्मूला अलजेब्रा हमको दे। तभी मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पहले पढ़ा, हालांकि वो एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर था और ट्रिग्नोमेट्री तीसरा था, लेकिन ये ऑर्डर मुझे बदलना पड़ा क्योंकि मुझे पता था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी सीक्वेंस एंड सीरीज, इसलिए वो चैप्टर मैंने पहले निपटाया और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का सीक्वेंस तोड़ा, जरूरत थी इसीलिए, तो ठीक है ना। तो क्या है वो रूल समझिए। हम अलजेब्रा में एक रूल पढ़ते हैं कि अगर हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाएं, 3 नंबर पे समझाता हूं, मान लीजिए 3 नंबर, क्योंकि ये भी 3 नंबरों वाला केस है। तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि अगर 3 नंबर x1 x2 x3 हैं तो उन 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा या बराबर होता है। ये बड़ा या बराबर होने की कहानी को ध्यान से समझना। 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन तीनों का क्यूबिक रूट होता है, प्रोडक्ट का क्यूबिक रूट, और 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके सम का एवरेज। सम किया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब आमतौर पर सुनिएगा, अगर 3 नंबर x1 x2 x3 और आप ये मुझे बता रहे हैं कि तीनों डिस्टिंग्विश्ड है, तीनों अलग अलग है, तब तो क्लियर है कि अरिथमेटिक मीन को मैं बधाई देता हूं। हमेशा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी ही आए, कोई भी 3 नंबर। अब शर्त क्या है कि x1 x2 x3 ऑल शुड बी रेस्ट्रिक्ट। अब आपने कहा साहब ऐसा रेस्ट्रिक्शन मत लगाइए ना, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, मजबूरी है कि रूल इज ट्रू ओनली इन द केस व्हेन ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव। क्योंकि अगर गलती से भी कोई एक नेगेटिव हो गया तो फिर क्यूबिक रूट बनाने में, इस तरीके के केसेस को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम, तब अरिथमेटिक मीन का केस थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, ऐड होने के बजाय नंबर सब्सट्रैक्ट होने। तो सारे केसेस को वैलिड बनाने के लिए ये नियम बनाया गया है कि ऑल नंबर शुड बी पॉजिटिव। देखिए, जब नियम बनते हैं तो उस समय ये ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जहां पर गलती हो। अब आपने माना बना दिया कि कोई भी नंबर पर ही एप्लीकेबल है। कल को लोगों ने 2 नंबर पे इस रूल को लगाना चाहा और आप ये बताना भूल गए कि नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को उठा के बस सत्यानाश कराएंगे सवाल का। क्योंकि अगर आपने एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया तो अंडर रूट के अंदर तो इमेजिनरी केस तक पहुंचा दिया आपने सिचुएशन, फिर कंपैरिजन केस। जब मामला इमेजिनरी तक पहुंच जाएगा फिर तो कंपैरिजन से आउट चला जाएगा। इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस को पहले समझें, और यही वजह है कि मुझे इस सवाल में लिखना पड़ा कि ऑल एंगल्स शुड बी, क्योंकि मुझे पता है अगर तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो तीनों पॉजिटिव आउटकम देंगे। और ऐसे में मैं दावे से कह पाऊंगा कि 10A 10B 10C पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट जो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ये रिजल्ट केवल पॉजिटिव नंबर्स पे वैलिड है, ठीक है ना। एक बात और बताता हूं, कभी कभी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन की बराबरी भी कर लेते। ये बराबरी करना एक सुपर केस। इक्वलाइजेशन केवल तब होता है, इक्वलिटी इज वैलिड ओनली इफ, यहाँ वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में भी सब बताया हूं, वहां से भी देख सकते हैं। एक छोटी सी बात वहां की यहाँ भी लिख देता हूं, इक्वलिटी इज वैलिड ओनली इफ x1 x2 x3 आर इक्वल, है ना। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज में तो डिटेल में देख लीजिए ना, वहां ऐसे कई एग्जांपल बताए हैं। तो इक्वलिटी इज वैलिड ओनली इफ x1 x2 x3 सेम, यानी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितना भी ले सकते हैं। मैं आपको 3 में समझ, नियम तो 2 के लिए 5 के लिए 10 के लिए सबके लिए ट्रू है, लेकिन मैं 3 में समझ। तो 3 नंबर्स x1 x2 x3 का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा बड़ा हो। अरिथमेटिक मीन हमेशा जीतता, लेकिन बराबरी उस दिन होती है बस जब x1 x2 x3 इक्वल हो। यानी जब तीनों नंबर आप एक से ले लोगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप नंबर 3 में से कोई 2 भी अलग ले लोगे, जैसे आपने कहा सर मैं 2 2 और 3 लूंगा, तो भी अरिथमेटिक मीन जीत। किसी भी अदर केस के लिए अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी आएगी ज्योमेट्रिकल मीन से। आप 3 नंबर लें, 30 लें, 3000 लें, बस नियमों का पालन करना पड़ेगा। सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और अरिथमेटिक मीन निकालने की पद्धति आपके सामने, ज्योमेट्रिकल मीन आपके सामने। अगर 4 नंबर होंगे तो 4th रूट लेंगे, 5 नंबर होंगे तो 5th रूट लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रूल है, अगर इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए तो
आंसर तक बहुत इजी। कैसे करेंगे देखिए, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अब अगर ये तीनों एंगल एक्यूट है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये मैंने पहले ही बोला कि दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली फॉर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो 10a + 10b + 10c 3√3 से पढ़ा है, ठीक। अब अगर ये एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल अगर एक्यूट है, तो फिर सिंपल सी बात, मैं इन तीनों एंगल्स एबीसी के 10 को पॉजिटिव मान सकता हूं। यानी मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोग के लिए, 10a विल बी पॉजिटिव, 10b विल बी पॉजिटिव, 10c, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 साइन कॉस सेक कोसेक सब पॉजिटिव। अब ये तीनों नंबर अगर पॉजिटिव है, तो इस नियम को अप्लाई करने पर अब मैं लगाऊंगा ये वाला नियम। तो अगर वाकई ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि 10a + 10b + 10c, मतलब समझ लीजिए मैंने XYZ की जगह 10a 10b 10c लिख दिया, समझ लो ना यार, वही रिजल्ट उठा रहा हूं ये वाला। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यही रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं। इसमें मैं बस x1 y1 z1 की वैल्यू लगा, शुड बी ग्रेटर देन क्यूबिक रूट 10a 10b 10c, ये इन तीनों के क्यूबिक रूट से बड़ा। 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ये रूल बन गया। अब ये तो आपने लिख दिया, चलिए ये तो आपने कंडीशन के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स इन रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल के लिए आपने एक रिजल्ट भी तो प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? कि 10a 10b 10c का सम 10a × 10b × 10c के, ये रिजल्ट भी तो आपने प्रूफ किया है कि तीनों का सम तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात ट्रायंगल के लिए ट्रू है, या किसी भी n पाई मल्टीपल के लिए ट्रू है। तो आप 10a + 10b + 10c को जब चाहें 10a 10b 10c लिख सकते। तो यहाँ पर मुझे लिखने दो ना यार, मैं इस 10a 10b 10c को 10a + 10b + 10c लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 10a + 10b + 10c अपॉन 3 इज ग्रेटर देन क्यूबिक रूट ऑफ 10a + 10b + 10c। कौन सा रिजल्ट लगाया आप लोग समझ गए हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। अब दोनों तरफ क्यूब ले लेता हूं, ताकि ये क्यूब रूट का जो प्रॉब्लम है बहुत दुखी कर रहा है, होल क्यूब, और ये बन जाएगा 3 3 9 3 27 आ जाएगा भैया। ये इज ग्रेटर देन, और ये लोग आज बहुत देर बाद आजादी मिली इनको, 10a 10b 10c, अब ये क्यूबिक रूट से मुक्त होकर बाहर आ गए, फंसे हुए थे बेचारे। अब एक पावर तो साफ हो गई, क्योंकि एक पावर इस तरफ से उस तरफ कटेगी। अच्छा, यहाँ पर फिर वही बात कहूंगा, इनइक्वालिटी में वैसे तो काट पीट पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं एश्योर्ड हूं कि तीनों एंगल एक्यूट है और ये एक पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर है तो मुझे राहत है, मैं एक एक पावर कट कर देता हूं, और ये बन जाएगा 10a + 10b + 10c होल स्क्वायर इज ग्रेटर 27, ठीक है ना। और अब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं इसका, तो 10a + 10b + 10c इज ग्रेटर देन 3√। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर 27 को भी इस तरफ लाके आपको रूट करने चाहिए थे, वो सब आपको इनइक्वालिटी में सिखाऊंगा, ऐसा करना चाहिए। फिर a - b a + b इसके 2 फैक्टर टूटते, फिर वे भी का रो बनता, वो सब अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ाया नहीं ना मैंने, क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन पढ़ाया नहीं, तो बात भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लीजिए, यहाँ पर मुझे पता था बच्चों कि 10a + 10b + 10c एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्क्वायर को कट करके अंडररूट लगा। जब आपको मालूम होता है कि आपका वेरिएबल पॉजिटिव ही है, तो आप इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। यहाँ मैं पता था कि 10a 10b 10c का सम पॉजिटिव, तो 10a + 10b + 10c शुड बी मोर देन 3√। यही ये रिजल्ट हमको प्रूव करने को कह रहा था कि तीनों 10a 10b 10c का सम 3√3 से बड़ा। एक बात ये प्रूव हुई, और एक इसके साथ गिफ्ट मिली। अब अगर आप लास्ट लाइन में इस 10a + 10b + 10c को 10a 10b 10c लिखना चाहें, आपको खुली छूट। आप जानते हैं 10a + 10b + 10c 10a 10b 10c होता है, तो ये रिजल्ट इसके साथ आपको फ्री मिला। एक रिजल्ट ये जो हम प्रूव कर रहे थे, एक इसके साथ एडिशनल, एक के साथ एक फ्री वाला, ठीक है ना। क्योंकि 10a + 10b + 10c अगर बड़ा है 3√3 से, तो 10a 10b 10c भी बड़ा हो, ठीक है। ये दो रिजल्ट आए, ठीक। चलिए अगले में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट प्रूव करने के बाद हमारा अगला डिस्कशन है आज का, सम इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज लाइक 15 75 18 36 22.5 7.5। शुरुआत कर लेते हैं इस टॉपिक। बहुत सारे रिजल्ट हैं, जितने भी बनते हैं फटाफट बनाते हैं। चलिए सबसे पहले उठाते हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री को एक साथ, क्योंकि एक ही कैटेगरी के हैं 15 और 75। कैसे करना होगा वो मान लीजिए, सम इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू मतलब हमको सभी प्रकार की निकालनी है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, किसी को भी, तो एक को निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद उसी की मदद से हम सारे बने, ठीक है ना। तो आइए 15 डिग्री पे आते हैं। सबसे पहले माना हमको निकालना है साइन 15 डिग्री। बहुत आसान तरीका है, या तो 15 डिग्री को आप लिखेंगे 45 - 30, एक रास्ता, या फिर आप लिखेंगे साइन 60 - 45। 15 डिग्री के लिए दो रास्ते, क्योंकि 45 में 30 घटा के भी 15 आएगा, और 60 में 45 माइनस कर, तो साइन 15 डिग्री इस रास्ते से भी आगे बढ़ सकता है, इस रास्ते से, दोनों में से किसी से भी आप जाए, आगे चल के एक ही जैसा रास्ता बन जाएगा। इसको मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन a - b होता है साइन a cos b - cos a sin b, है ना। और यहाँ पर भी
पैरेलल चलाता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, दोनों में मैंने सेम फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला कौन सा है आप लोगों को रटना, फॉर्मूले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, फॉर्मूले याद कर, ठीक है ना। बिना फॉर्मूले याद किए ट्रिगोनोमेट्री का खेल नहीं खेला जाता। अब ये साइन 45 हुआ 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 हाफ, और यहाँ साइन 60 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, साइन 45 1/√2। सारी वैल्यू याद, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनको याद कर, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया और यहाँ पर भी एलसीएम लूंगा तो सेम, ठीक है ना। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2√2 होगी। ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, मैं एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ इसको, इसे आपको याद, ये है साइन 50, ठीक है ना। तो साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2 होगा। निकालने का मेथड आपका अपना है, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे, ठीक। दूसरा वैल्यू है 75। अब सुनिएगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकल गई, cos 15 की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो हम आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर 15 और कॉस स्क्वायर 15 का सम 1, तो उसका यूज करके भी निकल सकता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर हमको कोई कॉस 15 निकालने को बोले तो हम बिल्कुल साइन की तरह उसको लिख लें, cos 60 - 45 या 45 - 30, जैसा आप चाहे। अब आप जान चुके हैं कि एक ही बात है, इसे कोई एक करके दिखा देता हूं। तो ये बन जाएगा cos A cos B प्लस साइन ए साइन, कॉस में माइनस पे प्लस बनता है, याद रखेंगे। अब cos 60 की वैल्यू लगा देते हैं, इट इज हाफ, एंड cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, और फाइनली आया √3 + 1/2, है ना। तो ये वैल्यू आ गई आपकी cos 15 की। सो cos 15 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/2, ये है cos 15 का। तो sin 15 का वैल्यू आया √3 - 1/2, और cos 15 का वैल्यू आ गया √3 + 1, ठीक है। अब आप इनको स्क्वायर करके ऐड करके देखते रहिएगा, ये जोड़ के 1, अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इनका सम जो है √3 + 1/2, बिल्कुल राज बिल्कुल पैरेलल कर लेता है। तो sin 15 आ गया इतना, cos 15, ठीक है ना। sin 15 cos 15 की वैल्यू ये निकल गई। tan 15 के लिए भैया इनको डिवाइड करना ही सबसे बेस्ट। अगर tan 15 का भी निकालने की जरूरत पड़ जाए तो sin 15 अपॉन cos 15 बोल ली, तो √3 - 1/2√2 अपॉन √3 + 1/2, ये 2√2 कैंसिल होके कितना बन गया, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और फिर डिनोमिनेटर की कंजुगेट से जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। वैसे √3 - 1 अपॉन √3 + 1 भी बढ़िया, याद करने में आसान है। √3 - 1 अपॉन √3 + 1, है ना। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो है बिल्कुल बढ़िया है याद करने में, सिस्टमैटिक। लेकिन अगर आप √3 - 1 से और मल्टीप्लाई कर तो इसको और बेहतरीन बना पाएंगे। एक बार देखें कैसे। न्यूमरेटर बन जाएगा √3 - 1 स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, a + b a माइनस, यह है √3 + 1, यह है √3 - 1, a + b a - b मिलके क्या बन जाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। और अब सॉल्व करके आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 - 2 √3, और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 3 - 1 यानी 2, यानी ये बन गया 4 - 2 √2 अपॉन 2, यानी कि 2 - √2। एक बार देखना तो बड़ा अच्छा है 2, हाँ बिल्कुल यही है। तो बिल्कुल बढ़िया अक्षरों में इसको लिख दिया जाना चाहिए। 10 15 का सुंदर फॉर्मूला है 2 - √2 ही यूज हो रहे हैं इसमें, ये 10 15। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 तो अच्छा है ही, साथ में 2 - √2 भी। सर लिमिट्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, एडवांस लिमिट कैसे, यार लिमिट तो अपने आप में वैसे भी सारे केस एक बार अच्छे से कर ले पहले ना, सारे केस कर ले, मतलब समझ रहा है। जैसे लिमिट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये भैया कि पहले सारी सिचुएशंस पर फोकस कर। लिमिट का मतलब तो क्लियर समझते ही हो, लिमिट की सारी कंडीशंस, मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी के सिचुएशन में क्या करोगे, है ना। अगर 0/0 इनफाइनाइट/0 फॉर्मेट आएगा उस केस में क्या करोगे, 0 की पावर इंफिनिटी, ऐसे कोई भी, मतलब जितनी भी सिचुएशन है सबके लिए अपना एक आउटलाइन तैयार करो कि ऐसा सवाल आएगा तो इस तरीके से करेंगे, ऐसा सवाल इस तरीके से करेंगे। बाकी लिमिट का जैसे ही नंबर आता है तो करते हैं उस पर डिस्कशन, ठीक है ना। हो सकता है लिमिट का नंबर पहले आ जाए, हाँ बिल्कुल। 2 - √3 नहीं आएगा राज। अब 2 - √3 लिख के तो आप मुझे एक बार चेक करने पे मजबूर कर रहे हो, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। अब रुक जाओ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 10 15 है sin 15 अपॉन cos 15 मैंने सॉल्व किया, ये बना अब a - b का होल स्क्वायर, a² + b - 2ab। हाँ बिल्कुल मैंने गलत लिख दिया भाई, इसको मुझे ठीक करना पड़ा, क्योंकि तेरी बात सुन के मुझे लग रहा था कहीं मिस्टेक हुआ है ना। मुझे ऐसे याद आया कि मुझे ये समझ में आया कि ये लिखा हुआ था √3 और अचानक मैंने इसको √2 लिख दिया, ठीक बिल्कुल सही। सुधारने दे इसको, यह जाएगा 2 - √3। गलत हो जाता तूने बचा दिया इस फॉर्मूले को, 2 - √3 आना चाहिए, शाबाश बिल्कुल सही है ना, 2 - √3 आया। तो मैं यहाँ भी उसको प्रिंटिंग मिस्टेक मान सकते हो, जल्दीबाजी में लिखते लिखते ऐसा हो गया। ये असल में √3 ही था, वो मैंने ही मिस्टेक से √2 लिख दिया, है ना। a - b का होल स्क्वायर जब खोला था
तो यहाँ तक तो मैं √3 ही लिख रहा था, इसके बाद मैंने अचानक उसको पता नहीं क्यों √2 लिख दिया, तो ये 2 माइनस रूट है। ठीक है, 10 15 का वैल्यू 2 माइनस √3 फिर भी बेटर है। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 भी अच्छा है लेकिन 2 माइनस √3 ज्यादा बड़ी। ठीक है ना, तो ये 15 डिग्री की वैल्यू हो गई साइन कॉस टेन। अब इन तीनों को पलटा दे तो सेक कोसेक और कॉट की आ जाएंगी। ये तो सिंपल हो गया। एक बात और जोड़ते हैं 75 डिग्री तक पहुंचने के लिए। देखो 75 तक पहुंचना सबसे आसान ऐसे रहेगा कि भाई हम जानते हैं कि जिसे हम साइन 15 बोलते हैं उसे हम जब चाहे साइन 90 माइनस 75 बोल सकते। बात बिल्कुल क्लियर है भाई। 15 को आप जब मन करे 90 माइनस 75 बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस 75 कॉस 75 होता है। तो जो साइन 15 की वैल्यू है वही कॉस 75। ठीक, ऐसे ही जो कॉस 15 की वैल्यू आपने निकाली है उसको जब मन करे बोल लो 90 माइनस 75, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा के नाम से जानते। ठीक, ऐसे ही जो 10 का केस है 10 15 उसको आप बोल लो 10 90 माइनस 75 और ये बन जाएगा आपका cot 75। तो क्या मतलब हुआ कि जो sin 15 है वही cos 75, जो cos 15 है वो sin 75 और जो tan 15 है cot 75। अब बच्चा कैसा tan 75 कैसे आएगा? तो मेरे दोस्त जब cot 75 आ गया तो tan 75 उसका रेसिप्रोकल हो। यानी कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देख लास्ट वाले रिजल्ट को और आगे बढ़ाते हैं। tan 15 बन गया cot 75 और इसको अगली लाइन में तूने लिख दिया 1/tan 75, यानी कि tan 15 हो गया 1/tan 70, tan 15 हो गया 1/tan से। और तो tan 75 की वैल्यू जो हो गई वो 1/tan 15 और tan 15 तूने अभी निकाला ही था। tan 15 तो निकाला था ना 2 माइनस √3, तो tan 75 हो गया 1/2 माइनस रूट। अब अच्छा ये होगा कि 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार कंजुगेशन कर दो, क्या पता इसका फॉर्मेट और सुंदर बन जाए। तो 2 प्लस √3 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का, तो ये आ गया 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3 1। तो tan 75 का फॉर्मूला 2 प्लस, ये भी बॉक्स के अंदर जाना, जितना भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये सब फॉर्मूला। तो tan 75 2 प्लस √3 है, tan 15 2 माइनस। ठीक, और sin 15 है √3 माइनस 1/2 √2, cos 15 है √3 प्लस। तो आज के डिस्कशन में हम लोगों ने 15 और 75 तक बात कर ली। अब इसके आगे 18 डिग्री 36 डिग्री 22.5 इन सब से कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना।